नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कही सुनी पर, जहां हम रिश्तों की असली कहानियां और उनके अंदर छुपे हुए लेसन शेयर करते हैं। मैं हूं वर्तिका, लाइफ प्रिंट कोच, फिंगरप्रिंट इंटरप्रेटर एंड ट्रेनर, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिशनर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर रिलेशनशिप का हिस्सा है, कॉन्फ्लिक्ट्स। जी हाँ, सही सुना आपने, यही लीड करता है फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर योगिता शर्मा, माइंडफुल माइंडसेट कोच, न्यूरो लिंग्विस्टिक पेरेंटिंग फैसिलिटेटर एंड फिंगरप्रिंट एनालिस्ट। बिल्कुल वर्तिका जी, मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ। और जैसे जॉन गॉटमैन ने कहा, इट्स नॉट कॉन्फ्लिक्ट, इट्स कंटेम्प्ट दैट किल्स रिलेशनशिप। मतलब लड़ाई खतरनाक नहीं होती, लेकिन डिसरिस्पेक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग उसे डेंजरस बना देते हैं। सो आपके फाइट्स आपके रिश्तों का दी एंड नहीं होता, अगर उन्हें सही तरीके से रिजॉल्व किया जाए तो वही आपके रिलेशनशिप की नई शुरुआत बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको पता है कि सबसे बड़ा मिथ क्या है रिलेशनशिप का? कि हैप्पी कपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। जबकि सच तो यह है कि कॉन्फ्लिक्ट तो हर कपल के बीच में होता है, हर कपल के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि कुछ कपल्स उन्हें अच्छे से हैंडल करना सीख लेते हैं और कुछ के लिए वही सेपरेशन का रीजन बन जाता है। तो ऑडियंस, आप भी सोचिए कि आपके रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट किन बातों पर होते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। तो वर्तिका जी, ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर होता क्या है? देखिए योगिता जी, कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच या फिर हमारे अंदर ही क्लैश होता है। क्लैश किन चीजों का? नीड्स का, आइडियाज का या इंटरेस्ट का। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो जब कोई भी दो सोच या जरूरतें एक दूसरे से आपस में टकराती हैं तो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और ये लाइफ का बहुत ही नेचुरल और अनअवॉइडेबल पार्ट है, चाहे वो हमारे खुद के अंदर चल रहा हो या हमारा दूसरों के साथ चल रहा हो। तो जैसे आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, कभी कभी ये हमारे अंदर भी चल रहा होता है। इसका मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और उन्हें समझना भी जरूरी है बिल्कुल ताकि बिल्कुल। सही तरीके से हैंडल कर सकें। सो प्लीज वर्तिका जी, आप थोड़ा सा इसको इलाबोरेट और भी कर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट मेजरली जैसे मैंने कहा दो ही टाइप के होते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर ही चल रहा होता है, और अंदर कैसे? जैसे सपोज कहीं एक आपका करियर की बात आ रही है और आपको अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ज्यादा अफेक्शन है। अब आपको आपका ड्रीम जॉब मिल गया जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आपको वो ड्रीम जॉब मिल रहा है किसी नए शहर में। तो अब आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि मेरा करियर वर्सेस मेरी फैमिली। क्यों? क्योंकि वो ड्रीम जॉब लेने के लिए मुझे मेरी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा, जबकि दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो इन दोनों में चूज करना मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज वन टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब दूसरा हो जाता है ड्यूटी वर्सेस डिजायर। मतलब कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है और उसमें प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। जैसे मुझे प्रमोशन चाहिए, ये मेरी डिजायर है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन प्रमोशन के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का डर है, ड्यूटीज का डर है। सो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं ड्यूटी को चूज करूं, डिजायर को चूज करूं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स पर। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट तब जब हमारे अंदर से कॉन्फ्लिक्ट निकल के बाहर दूसरों के साथ में होने लगे तो वो एक्सटर्नल हो गया। जैसे कि हमारे पार्टनर के साथ में या ऑफिस में या फैमिली में होने लगा। तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जब दो लोगों के बीच में हो रहा है, जैसे कि पार्टनर, दोस्त या कोवर्कर के साथ। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जब हम एक टीम में जैसे काम कर रहे हैं और टीम के अंदर ही अगर हमारे डिसएग्रीमेंट्स होने लगे तो हम उसे इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब इंटर ग्रुप जैसे ऑफिस में अलग अलग टीम्स हैं और अलग अलग लोगों के ग्रुप हैं, उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो या राइवलरी हो या कॉम्पिटिशन हो तो वो इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब इसके अलावा एक और थर्ड कैटेगरी है जहां पर पर्सन वर्सेस सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब जब एक इंडिविजुअल किसी नॉर्म या ट्रेडिशन से टकराता है जो कि सोसाइटी में बहुत प्रिडोमिनेंट है, तब हम इसे इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे एक विसल ब्लोअर है जो कोई करप्शन एक्सपोज कर रहा है या जो हमारे समाज में कोई कुरीति है, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, तो वो उनका कॉन्फ्लिक्ट था। तो सोसाइटी में कोई मेजर चेंज लाने के लिए जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पर्सन वर्सेस सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम
हमारा जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वही एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का भी रीजन बनता है। बहुत ही बढ़िया आपने समझाया। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, और इसे भी थोड़ा सा प्लीज आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जाए। बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो हमारे पहले सवाल में ही इसका आंसर मिल गया है, और इसके पहले वाले एपिसोड्स में जहां हमने पर्सनालिटीज के बारे में बात की है वहां भी मैंने इसको आंसर किया हुआ है, फिर भी यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अगर मैं पहले एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ, क्योंकि हम खुद में झांकने की बजाय दूसरों को ज्यादा देखते हैं, तो सबसे पहला क्लैश जो आता है कॉन्फ्लिक्ट का रीजन होता है वो है क्लैशिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स। मतलब दो अलग अलग लोग हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग अलग है। जैसे कपल्स में भी बात करें, एक एक्सट्रोवर्ट है, दूसरा इंट्रोवर्ट है, या एक बहुत स्पॉन्टेनियस है, ऑन द स्पॉट चीजें करने में बहुत उसको एक्साइटमेंट मिल रहा है, वहीं दूसरा बहुत प्लान्ड है, चीजों को सिस्टमेटिकली कर रहा है। एक लॉजिकली चीजों को सोच के काम कर रहा है, थिंकर है, दूसरा फीलर है, इमोशंस के बेसिस पे काम कर रहा है। तो ये बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो क्लैश का रीजन या कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनते हैं। अब दूसरा होता है, दो लोगों की वैल्यूज और नीड्स भी अलग अलग होती हैं, तो इसके बीच में जब कंपटीशन आ जाता है तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का काम करता है। जैसे कपल्स के बीच में क्या हो गया, एक वैल्यू, एक को करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी पर्सनल ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं दूसरा क्या देख रहा है कि हम क्वालिटी टाइम कैसे एक दूसरे के साथ में स्पेंड करें। किसी के लिए लाइफ के लिए सेफ्टी, फ्यूचर की सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत एडवेंचरस है, रिस्क टेकर है, तो उनकी वैल्यूज में डिफरेंस है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है। और एक और कॉन्फ्लिक्ट का रीजन हो जाता है डिफरेंस इन कम्युनिकेशन स्टाइल। मतलब जिस तरह से वो हम आपस में बातों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, बड़ा पिक्चर देख के कर रहे हैं, या डिटेल ओरिएंटेड है, माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये सब क्लैशेस के, कॉन्फ्लिक्ट के रीजन बनते हैं। और अगर हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है, क्योंकि ये हमारे ही अंदर चल रहा होता है। तो अगर हमारा सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ का ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो इसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये होता है तब जब आपके खुद के ही कोर वैल्यूज आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, और आपको वहां इनको प्रायोरिटाइज करना होता है कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कोई परफेक्शनिस्ट है, उससे कुछ काम में कोई गलती हो गई है, तो वो खुद से ही उसके अंदर फाइट चलती रहती है कि यार ये मैंने ये काम बिगाड़ दिया, मैंने ये गलत कर दिया। या ड्यूटी वर्सेस प्लेजर, जैसे आपको ही पता है कि हमारा इंडेक्स फिंगर हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, वेयर एज रिंग फिंगर हमारा प्लेजर या पैशन को बताता है। तो इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि मैं काम करूं या रिलैक्स करूं, मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। या आप अगर बहुत इमोशनल हैं, तो आपका ब्रेन कह रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि आपको इमोशनली वहां से कनेक्शन है। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये रीजंस हो जाते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने समझा दिया है। सिंपल शब्दों में कहें तो कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब हम या तो खुद के अंदर का बैलेंस नहीं बना पाते, या फिर दूसरों की सोच और फर्क को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। Exactly. चलिए अब कुछ कॉमन रिलेशनशिप मिथ्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला मिथ जो बहुत पॉपुलर है, लड़ाई का मतलब रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन फैक्ट ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नेचुरल है। हर हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। रिश्ता तब स्ट्रांग बनता है जब दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं। दूसरा मिथ है कि जो पहले सॉरी बोलता है वो वीक होता है। बट द फैक्ट इज दैट अपोलोजाइजिंग इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेंथ। सॉरी कहना ट्रस्ट को दोबारा बनाता है और रिश्तों को हील करता है। ये ईगो नहीं तोड़ता, बल्कि कनेक्शन मजबूत करता है। तो याद रखिए कि हेल्दी कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ही एक लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी रिलेशनशिप की असली फाउंडेशन है। बहुत अच्छा। और याद रखिए कि रिजोल्यूशन आर्ग्यूमेंट जीतने का गेम नहीं है, बल्कि ट्रस्ट को जीतने की कला है। सो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सॉरी बोलना एक वीकनेस है? अगर हाँ, तो क्या योगिता मैम की बात सुनने के बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए योगिता जी, अब देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में आने वाले चैलेंजेस जो हैं उनको हम कैसे हैंडल करें। जैसे आप और मैं दोनों ही काउंसलिंग भी करते हैं, तो हम देखते हैं कि कपल्स के बीच में इस समय सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है कॉन्फ्लिक्ट का, वो होता है ईगो क्लैश।
जब भी ईगो आ जाता है तो छोटी सी बात का भी बतंगड़ बन जाता है, बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, और ऐसा लगने लगता है कि जो हमारा पार्टनर है वो हमारा पार्टनर नहीं बल्कि हमारा ओपोनेंट है। तो इसको कैसे बिल्कुल आप डील करना बताओगे हमें? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ईगो क्लैश बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए हमारा पहला टूल यूज करते हैं और वो है पॉज एंड रिफ्रेन। फाइट बढ़ रही हो तो सबसे पहले पॉज लो, सांस लो, रिएक्ट मत करो, अपने दिमाग के फ्रेम को शिफ्ट करो। जैसे वी आर ऑन द सेम टीम और सेम पेज, नॉट एनिमीज। ये माइंडसेट शिफ्ट प्रॉब्लम को हम दोनों के अगेंस्ट रखता है, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट। वाओ, पॉज एंड रिफ्रेम, प्लीज नोट इट डाउन ऑडियंस। चलिए अब दूसरा चैलेंज जो फेस करते हैं कपल्स वो है कि फाइट में या कॉन्फ्लिक्ट में एक ही आर्ग्यूमेंट का बार बार रिपीट होना, वही पुरानी बात निकलना और उसका एक टॉक्सिक सा लूप बन जाता है। इसे कैसे हैंडल करें हम? चलिए इस लूप को तोड़ने के लिए यूज करते हैं हमारा टूल नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट जनरल। हर आर्ग्यूमेंट के बाद सिर्फ 5 मिनट लिखने की हैबिट बना लो। लिखो तुम्हारे इमोशंस क्या थे, पार्टनर के नजरिए से बात कैसी लग रही थी, और इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। राइटिंग से क्लियरिटी आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है, और फाइट्स रिपीट होने वाला साइकिल ब्रेक हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट जनरल एक सिंपल हैबिट है जो फाइट्स को प्रॉब्लम नहीं, प्रोग्रेस का जरिया बना देती है। वेरी गुड, कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिंग, प्लीज नोट डाउन ऑडियंस, वेरी गुड टूल। अब तीसरा चैलेंज मैं आपके सामने थ्रो कर रही हूँ, वो है ओवर इमोशनल रिएक्शंस का आना। जैसे कपल्स के बीच में मैंने बहुत सुना है, फाइट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कभी कभी गुस्सा आ जाता है किसी कपल को, किसी पार्टनर को, तो कभी किसी को बहुत ज्यादा रोना आने लगता है कि वो अपनी बात ही नहीं बोल पाता है। कुछ लोग बहुत अननेसेसरी रिएक्ट करते हैं, जैसे सामान उठा के यहाँ वहां फेंकना। तो ये चीजें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा भड़का देते हैं। इनसे हम कैसे डील करें? इसके लिए हम टूल नंबर 3 यूज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपेयर रिचुअल और रीसेट रिचुअल। हर फाइट के बाद एक छोटी सी रिचुअल बनाइए, जैसे साथ में एक कप चाय पीना, एक वार्म हग, या बस कहना लेट्स रीसेट। ये छोटा सा स्टेप ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि फाइट अब खत्म हो गई है और कनेक्शन दोबारा रीस्टोर हो रहा है। और इससे क्या होता है, रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं। तो चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए ये रिचुअल एक क्लोजर की तरह काम करता है, जिससे रिलेशनशिप में इमोशनल सेफ्टी और इंटीमेसी बनती है। याद रखिए कि फाइट से रिश्ता नहीं टूटता, लेकिन उनके बाद रीसेट नहीं करने से रिश्ता कमजोर बनता है। एग्जैक्टली exactly. रिश्ता कमजोर होने से टूटता है, उसको रिसेट करने से नहीं। सो माय डियर ऑडियंस, आपने इसमें से कौन सा टूल कभी ट्राई किया है अपने आर्गुमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में? हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। और अब इसके बाद कभी आपके आर्गुमेंट्स होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो इन तीनों में से कौन सा टूल आप ट्राई करना चाहेंगे, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए वर्तिका जी अब बात कर लेते हैं थोड़ा डाटा की, कि हमारा डाटा क्या कहता है। तो रिसर्च कहती है कि जो कपल्स एक्टिवली रिपेयर करते हैं उनके रिलेशनशिप में 30 to 40% ज्यादा इंटीमेसी होती है, और स्ट्रेस लेवल लगभग 25% तक कम हो जाता है। जब हम हर फाइट के बाद कॉन्शियसली रिपेयर करते हैं, जैसे बात करके क्लोजर देना, सॉरी कहना, या रीसेट रिचुअल फॉलो करना, तो रिश्ता ना सिर्फ टिकता है बल्कि और डीप और रिजिलियंट बन जाता है। याद रखिए, फाइट्स ब्रेक नथिंग बट साइलेंस एंड अवॉइडेंस डू। एग्जैक्टली। सो माय डियर ऑडियंस, आप समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट एक स्टॉर्म है, ठीक है, मगर अगर आपके पास एम्ब्रेला अम्ब्रेला है और आपके पास वाटर प्रूफ शूज हैं तो आप ना सिर्फ उस स्टॉर्म से बच सकते हैं बल्कि उसमें डांस भी कर सकते हैं। तो गेट रेडी विथ योर टूल्स। अच्छा योगिता जी, एक बात बताइए कि कभी कभी जो कॉन्फ्लिक्ट है हम समझते हैं कि वो इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से भी होता है। तो ऐसे कौन कौन से इमोशनल ट्रिगर हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को भड़का देते हैं? बहुत ही बढ़िया। आप पहले तो मैं आपके एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा बोल दूं कि बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपने बताया। इट्स रियली वंडरफुल। और बहुत बार क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स किसी छोटी सी बात से शुरू होता है, जैसे एक मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलना, या किसी बात का टोन अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए। लेकिन असली वजह सिर्फ वो बात नहीं होती है, पीछे हमेशा इमोशनल ट्रिगर्स छुपे होते हैं। अब वो कौन से ट्रिगर्स होते हैं वो मैं शेयर करती हूँ। रिजेक्शन का डर पहला, कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ तो नहीं देगा।
दूसरा होता है कंट्रोल लूज करने का डर, कि चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है मतलब मेरी वैल्यू कम हो गई है। या फिर नीड ऑफ वैलिडेशन, हर इंसान के अंदर एक बेसिक सी नीड होती है वैलिडेशन की। जब हम इन इमोशनल ट्रिगर्स को समझेंगे और अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तो कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ फाइट नहीं बल्कि हीलिंग का मौका समझने लगे। तो याद रखिए कि सरफेस पर ये फाइट तो दिखती है, पर असली कहानी तो इमोशंस की होती है, और इमोशंस की कहानी फिंगरप्रिंट के बिना अधूरी है। तो बर्तिका मैम प्लीज इस फिंगरप्रिंट इमोशंस को थोड़ा सा आप समझने में हेल्प कर कीजिए। देखिए, फिंगरप्रिंट्स के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं और ये एक्चुअली बहुत हेल्प करते हैं किसी के ट्रिगर्स को समझने में भी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ये टेंटेड आर्क पैटर्न है, इसके बारे में मैंने पहले कभी बात नहीं की है। जो टेंटेड आर्क वाले लोग होते हैं वो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो अब जब उन्होंने कोई काम किया है तो और लोग उसको सही तरीके से उनको एक्सप्रेस करने की बजाय कुछ गलत वर्ड्स अगर यूज कर लें तो उनको ऐसा लगता है कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो ये क्रिटिसिज्म उनको हर्ट भी कर सकता है। तो अब यहां आपको ये समझना होगा कि उनका ट्रिगर क्या है। आपका चीजों को एक्सप्रेस करना नहीं, पर अगर सही शब्द यूज नहीं किया है या सही समय पर नहीं आपने उस चीज को बोला है तो वो उनके लिए एक ट्रिगर बन जाएगा और वो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकता है। तो ऐसे ही हर पैटर्न के छोटे छोटे से ट्रिगर्स होते हैं, कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी तो इंडिविजुअल काउंसलिंग्स में हम बताते ही हैं लोगों को। तो उनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की जड़ क्या है और उसे कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। वाह, इतने आसान से तरीकों की जगह हम ईगो और ट्रिगर्स की वजह से कितना मैस क्रिएट कर देते हैं। तो दोस्तों, लड़ाई बिल्कुल नॉर्मल है। हर हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, पर रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ना एक रिलेशनशिप स्किल है। और जैसे हर स्किल को सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, वैसे ही ये भी सीखी जा सकती है। तो जब आप कॉन्शियसली सुनना, समझना और रिपेयर करना सीख लेते हो, तो फाइट्स आपको दूर नहीं करती बल्कि और करीब ले आती हैं। सो हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्ड स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस। एग्जैक्टली। तो कॉन्फ्लिक्ट से डरना नहीं है, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझना है, क्योंकि यहां से रिश्ता और गहरा हो सकता है। इनफैक्ट मैक्स लुकाडो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल बट कॉम्बैट इज ऑप्शनल। बिल्कुल। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, और हाँ, अगले एपिसोड हमारा जो होगा वो होगा मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस पर। क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग के पैटर्न्स और सोचने के तरीके नहीं समझेंगे, तब तक वही अनकॉन्शियस पैटर्न्स हमारे रिश्तों, डिसीजंस को और इमोशंस को कंट्रोल करते रहेंगे। सो नेक्स्ट एपिसोड हम सीखेंगे कैसे अपनी माइंड वायरिंग को समझकर रिलेशनशिप और लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तब तक आपके लिए फाइट स्मार्ट, रिपेयर फास्टर और जुड़ते रहिए अपने सेफ प्लेटफॉर्म कही सुनी के साथ। थैंक यू। थैंक यू।